मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको समझा दूंगा। सिर्फ एनसीईआरटी से आप बोर्ड में शानदार रिजल्ट कर सकते हैं। क्लास 12th में 2 बुक्स हैं। ये यहाँ पे हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडिया का पॉलिटिक्स डील करेगा ये सब्जेक्ट। ये हमें जानना है एक चीजों को कि यानी देश आजाद हुआ उसके बाद देश में कौन कौन से चैलेंजेस आए, मतलब इमीडिएट चैलेंजेस कुछ हम लोगों को पढ़ना है जो देश के आजादी के साथ तुरंत बाद आए। आगे आप देखेंगे जब 2014 में है ना मोदी जी की सरकार आई, आप अपने दादाजी से पूछेंगे ना तो आपको आपातकाल के बारे में बताएंगे। उनसे जाकर कभी पूछेगा अजी ये दादाजी आपातकाल क्या हुआ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो गए। यू आर डूइंग वेरी वेल and you are most welcome at Education Baba English Medium Humanities Platform। चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपको समझाऊंगा, है ना, क्योंकि इससे पहले कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझ पाए, है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों को पढ़ना क्या है ना। तो इससे क्या होता है, जैसे अगर हमारे सामने एक मैप हो, हमें कहाँ तक जाना है ना, हमें उसके अंदर में किन किन रास्तों को कवर करना है, तो चीजों को जानना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह से, है ना, ट्रेन की जर्नी स्टार्ट करते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन तक जाते हैं, तो उस बीच में कई सारे अलग अलग रेलवे स्टेशन या जंक्शंस आते हैं जहां पे ट्रेन रुकती हुई आपको लेके चलती है। तो हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि आपका ये 12th का लंबा जर्नी होगा, है ना, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको समझा दूंगा, है ना। आप बस आराम से एकदम मुस्कुराते हुए चीजों को समझिए, है ना, और बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं आपको उस चीजों को कैसे समझाऊं, है ना। दोनों एक दूसरे के साथ मेहनत करेंगे। मैं आपको बेहतर तरीके से, आसान तरीके से समझाऊंगा और आप उसको समझ लीजिए, है ना। मैं भी सफल, आप हमसे भी बड़े सफल। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल साइंस सिलेबस क्लास 12th और जो हमारा सेशन होगा 2025-2026 के बारे में हम लोग बातें करेंगे, है ना, एजुकेशन बाबा पे। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि मार्केट के अंदर में बुक्स एंड मटेरियल्स की कमी नहीं है। बुक्स को लेके आप ज्यादा कंफ्यूज ना करें, है ना। तो इसलिए यहां पे ये लिखा हुआ है कि बुक्स आर इनफाइनाइट इन नंबर and time is short. The secret of knowledge is to take what is essential, take that and try to live up to it. Sometimes I feel confused. किस लिए ये कंफ्यूज हो रहा है ना, भैया बुक तो बहुत ज्यादा है, कौन सा बुक मैं चूज करूं। तो आप याद रखिए क्लास 12th को पढ़ते हुए, है ना, आप सबसे ज्यादा आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और मैं आपको एनसीईआरटी, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी समझ जाएंगे तो सोचो ये शानदार चीज आप समझ गए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत शानदार होगा। इधर उधर से कोई भी चीजों को आप लेंगे तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक भी ना रहे, है ना, और चीजों को समझना बहुत ही मुश्किल भी हो। आप देखेंगे ऑथेंटिक भी ना रहे और आपको लगेगा मैं जो पढ़ रहा हूं वो कितना रेलिवेंट है या नहीं है ना, ये भी आपको एक भरोसा नहीं हो पाएगा। तो एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी से आप बोर्ड में शानदार रिजल्ट कर सकते हैं। सीयूईटी जो आप ग्रेजुएशन करने के लिए इंडिया के किसी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाएंगे, है ना, तो उसके लिए आप शानदार रिजल्ट कर सकते हैं। और आपको पता होगा अगर आप चूंकि ह्यूमैनिटीज लिए हैं तो आपका एक अल्टीमेट एम तो सिविल सर्विसेज, है ना, या उससे जुड़ा हुआ सेक्टर में होता ना, तो आप जान लीजिए उसके लिए भी आप लोग देखते होंगे तो लोग कहते हैं, है ना, एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए। तो एनसीईआरटी सोचो भाई बड़ा शानदार सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना। तो एनसीईआरटी को ही हम आपको, एनसीईआरटी पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी के अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो शॉर्ट में रहेंगे, मैं उसको आपको बोर्ड पे डिस्कस करते हुए अच्छे से समझाते चलूंगा, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। तो ये आपको बुक के बारे में, मतलब सिंगल बुक वी हैव टू चूज एंड दैट विल बी एनसीईआरटी, ठीक है ना। बाकी आप एनसीईआरटी को पढ़ो, सारा चीज बाकी मुझ पे आप छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब जो हमारे क्लास 12th में आप देखेंगे, क्लास 12th में 2 बुक्स हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं एक बुक है आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और दूसरा जो बुक है उसका नाम है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समझ रहे हैं। तो आपका एक बुक वो हो गया पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समझ गए। ये 2 बुक हमारे सामने है और ये 2 एनसीईआरटी के बुक हैं जिसको आपको फॉलो करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं ताकि समझना आपके लिए आसान है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के बारे में, है ना। जैसे आपने ये देखा, देखोगे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th है ना, तो इसमें आपने एक बुक का नाम देखा जिसका नाम है
पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए, वैसे नया नया वाला जो बुक आप लेंगे ना, हो सकता है उसमें कुछ सीबीएसई चैप्टर एलिमिनेट कर देता है, ठीक है ना। देखो, बोर्ड टू बोर्ड थोड़ा वेरी करता है, सीबीएसई कुछ चैप्टर को एलिमिनेट कर देगा, है ना। अगर बोर्ड में आप आएंगे तो बिहार बोर्ड कुछ चैप्टर को रहने देगा, तो वो एक दो चैप्टर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको दो चैप्टर छोड़ दोगे ना, तो फिर नेक्स्ट वाला चैप्टर आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं आपको उस चैप्टर को भी अच्छे से समझा दूंगा, ताकि उसका आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आप अच्छे से समझ पाओ। तो दो तीन चैप्टर वो एलिमिनेट करता है, बट ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूं। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में टोटल आपको 9 चैप्टर्स रहेंगे, है ना। टोटल इसमें कितने रहेंगे? 9 चैप्टर्स रहेंगे। और जो दूसरा हमारा बुक है, ये तो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक में भी आपको 9 चैप्टर्स रहेंगे। और जो दूसरा हमारा बुक है, जो मैंने आपको, है ना, दिखाया था यहाँ पे, उसका नाम है कंटेम्प्ररी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी आपके टोटल कितने चैप्टर्स रहेंगे? 9 चैप्टर्स रहेंगे, यानी टोटल, है ना, वी हैव टू रीड टोटल 18 चैप्टर्स, ठीक है कि नहीं। यहां पे भी 9 चैप्टर्स, यहां पे भी 9 चैप्टर्स, समझ रहे हैं। और याद रखो, देखने से पता चलता है, ये यहां पे हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ये इंडिया का पॉलिटिक्स डील करेगा ये सब्जेक्ट, समझ रहे हैं। और आगे उसके सिलेबस में भी मैं बताऊंगा उसके बारे में कि व्हाट आर द चैप्टर्स दैट वी नीड टू स्टडी, है ना, इन दिस बुक, है ना। और यहां पे हम लोग देखेंगे कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है कि नहीं, इसमें भी जो 9 चैप्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। बट आप देखिएगा, ये बुक कंप्लीटली डील करेगा आपको दुनिया के राजनीति के बारे में। मतलब सोचो, देश और दुनिया दोनों के राजनीति को आप समझेंगे, ठीक है ना, किससे, है ना, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th से। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा 12th है, जो हमारा 11th है ना, ये हमारा फ्यूचर के लिए बहुत ही शानदार फाउंडेशन है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से समझ ले तो। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट बुक था, जैसे मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आप देखेंगे उसमें टोटल 9 चैप्टर्स का नाम दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा इंडिया का पॉलिटी है, समझ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हिंट करके आपको मैं बताऊंगा, आप उसको फटाफट समझते जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू, एक मैप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। बड़ा आसान तरीके से समझ लो, नेशन बिल्डिंग, आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके जीवन में चैलेंजेस आए, कब खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। जब जन्म होता है और जब लास्ट में इंसान का जो लास्ट ब्रीथ, आखिरी सांस लेता है ना, तब तक कहते हैं ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस चैलेंज का चलता रहता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो आप यहां पे मेनली हम लोग क्या देखेंगे? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस गेन किया, है ना। अब आपको पता होगा, आजादी तो देश को मिली थी, लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ साथ पार्टीशन भी हुआ था, है ना। देश का बंटवारा भी हुआ, इंडिया से अलग होकर एक नया देश पाकिस्तान बना, समझ रहे कि नहीं। तो आप देखेंगे उसमें यह हमें जानना है एक चीजों को, कि यानी देश आजाद हुआ, उसके बाद देश में कौन कौन से चैलेंजेस आए, मतलब इमीडिएट चैलेंजेस कुछ हम लोगों को पढ़ना है, जो देश के आजादी के साथ तुरंत बाद आए। जैसे पार्टीशन का चैलेंज हो गया, तो पार्टीशन की वजह से क्या क्या हुआ, है ना, किस तरीके से पार्टीशन हुआ, समझ रहे बातों को। ये पूरा का पूरा जो आपको है ना, उस चैलेंजेस के बारे में बताएगा। उसके बाद आप देखेंगे, जब देश आजाद हो गया, है ना, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ब्रिटिश के टाइम में कुछ प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, अप्रॉक्स 565, है ना। जैसे आप अंग्रेजों के टाइम में देखेंगे ना, तो एक रीजन वो होता था जहां पे अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे, उसको प्रोविंसेस कहा जाता था। और एक रीजन वो होता था जहां पे अंग्रेज इनडायरेक्टली रूल करते थे, उसको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, है ना। और प्रिंसली स्टेट 565 थे। तो अब उनमें से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, है ना, जो इंडिया में ना मिलके अलग रहना चाहते थे। तो उनको मिलाना भी इंडिया में था, है ना, वरना हिंदुस्तान कई टुकड़ों में बट जाता, समझ रहे हैं ना। तो वो भी देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली देश आजाद हुआ, है ना, देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारा के साथ साथ, है ना, बंटवारा इतना आसान नहीं था, वो काफी पेनफुल था। कैसे बंटवारा हुआ, समझ रहे हैं। प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में क्या क्या चैलेंजेस आए, उन सारी चीजों को हमको मेनली इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी जब हम लोग चैप्टर पे चलेंगे तो आपको मैं सब चीज अच्छे से बताऊंगा। है दूसरा देखिए, है ना, अब इस चैप्टर में, अब दूसरे चैप्टर में आप चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी सिस्टम नहीं लिखा हुआ है, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे ना, वन पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी डोमिनेंस, है ना। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब होता है, देखोगे जब देश आजाद हुआ,
है ना। देश आजाद हुआ, देश का संविधान बन गया, संविधान इंप्लीमेंट हो गया, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। उसके बाद इंडिया में जनरल इलेक्शन हुआ, है ना, लोकसभा का इलेक्शन हुआ। उनमें कई सारे पॉलिटिकल पार्टी थे, समझ रहे हैं। उस समय आप देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी हुआ करता था, भारतीय जनसंघ हुआ करता था। जैसे आज कई सारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टी हुआ करते थे। बट लंबे समय तक एक पार्टी का डोमिनेंस रहा, है ना, एंड दैट वाज द कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहां पे हम लोग देखेंगे मेनली, ठीक है कि नहीं, कि भैया वन पार्टी डोमिनेंस, है ना। कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस आजादी के बाद कब तक कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा, है ना। उसके डोमिनेंस का कारण क्या था, समझ रहे हैं। देश में जो पहला इलेक्शन हुआ था वो कैसा था, सोचो उस समय आजादी के बाद का पहला इलेक्शन कैसा होगा, समझ रहे। कितने परसेंट लोगों ने वोट किया था, इलिटरेसी कितनी ज्यादा थी, समझ रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, यानी मेनली कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस, है ना। और कुछ पार्टी के बारे में जानना है, पार्टी बहुत सारी है ना, लेकिन ज्यादा डोमिनेंस किसका लंबे समय तक रहा, कांग्रेस का। इलेक्शन के बारे में जानना है, इलेक्शन के सामने जो चैलेंजेस आए उसके बारे में हम लोगों को जानना है, कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी और भी जो थे उसके बारे में जानना है। तो ये हमारा जो है चैप्टर 2 कवर करता है। चैप्टर 3 में देखिए यहां पे क्या दिया गया, पॉलिटिक्स ऑफ प्लैंड डेवलपमेंट। अब आपको पता होगा हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था। अब बेचारे अंग्रेज इंडिया में आए तो आप देखेंगे उन्होंने इंडिया के रॉ मटेरियल, इंडिया को कहते हो ना, जो इंडिया कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था उसको पूरा उन्होंने लूटा, है ना, लूटा भी उन्होंने बहुत ज्यादा, ठीक है कि नहीं। आप देखोगे जिस समय देश आजाद हुआ, इलिटरेसी, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, समझ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत नीचे थे हम लोग। तो अब हुआ भैया, देश में लाखों लोग गरीबी से, करोड़ों लोग पोवर्टी से सफर कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहे हैं, ठीक है ना, इलिटरेसी से सफर कर रहे हैं। देश में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो सरकार ने कहा भैया हम लोग डेवलपमेंट प्लान्ड वे में डेवलपमेंट करेंगे, समझ रहे हैं। और प्लान्ड वे में डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होता है, आप देखेंगे प्लानिंग कमीशन बनाया गया, और वो प्लानिंग कमीशन ने सरकार को कहा कि आप एक काम करो, डेवलपमेंट को है ना, आप 5 ईयर प्लान सरकार के सामने उसने प्रपोज किया कि आप एक काम करो, है ना, 5 ईयर प्लान एक बनाओ, और उस 5 ईयर प्लान में आपको क्या क्या करना है ना, उसको अकॉर्डिंग उसको आप लेते हुए आगे बढ़ते जाइए, समझ रहे हैं ना। तो पहले वो क्या था, प्लानिंग कमीशन, समझ रहे हैं, और उस प्लानिंग कमीशन हमारे देश के डेवलपमेंट को प्लान वे में लेके आगे बढ़ी। और आगे आप देखेंगे जब 2014 में, है ना, मोदी जी की सरकार आई, है ना, तो 2015 में क्या होता है, उसको हटा, यानी 2014 में उसको हटा दिया गया, और उसी प्लानिंग कमीशन के जगह पे एक नया इंस्टीट्यूशन आया जिसका नाम है नीति आयोग, है ना। नीति आयोग आप लोग नाम सुनोगे। देखो भाई बहुत सारा चीज पढ़ना है यार, समझ रहे हैं ना, नॉलेज बड़ा शानदार है, समझ रहे। अगर आप ह्यूमैनिटीज को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कितना विशाल चीज इसमें दिया हुआ है। अभी अगर थोड़ा सीरियस पढ़ लोगे, अच्छे से जानते जाओगे ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो वहां पे तुम्हारा क्या होगा, है ना, तुम आपके लिए चीजें थोड़ा आसान होता जाएगा, समझ रहे हैं ना। और अभी अगर हम उसको अच्छे से नहीं जानेंगे तो उस समय थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। तो बाकी आसान पढ़ाने की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है ना, वो तो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। और बाकी आप बच्चे हैं तो आप तो कमाल के होते ही हैं, आप तो खुद ही कर लेंगे सारा चीज। बस कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना है ना, हंसी मजाक मस्ती करते हुए सारे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना। चलिए, तो इसमें पूरा 5 ईयर प्लान के बारे में ये सब चीजों को पढ़ना है। अब देखो चैप्टर 4 में इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे समझो कि आप अपने घर में रह रहे हो, तो आपकी जरूरत आपकी पड़ोसी पड़ोसी से भी तो आपकी जरूरत पड़ती है ना। आपके आसपास आप देखते हो अपने रिलेटिव से अच्छा रिलेशन बना के रखते हो, पड़ोसी से अच्छा रिलेशन बना के रखते हो, है ना, अपने फ्रेंड से अच्छा रिलेशन बना के रखते हो। और भी कई सारे ऐसे लोग हैं, है ना, अधिकारी से रिलेशन बनाने की कोशिश करते हो, सरकार से रिलेशन बनाने की कोशिश करते हो, विधायक जी एमपी जी से रिलेशन बनाने की कोशिश करते हो। तो ये तो हमारा इंडिविजुअल बातें हो गई, है ना, कि मेरे जीवन में, है ना, हमें कई लोगों से रिलेशन बना के रखना पड़ता है ताकि हमारे जीवन का, है ना, कई सारा एस्पेक्ट फुलफिल्ड हो, हम उनकी मदद कर सके, वो हमारी मदद कर सके। क्योंकि सारा चीज अकेले तो आप कर नहीं सकते, आपकी जरूरत आसपास में बहुत सारे हैं, है ना, तो उसके वजह से हम कई लोगों से रिश्ते बनाते हैं। तो अब एक बात सीधा सोचो, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, देश, कोई भी दुनिया का देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं है भाई, है ना, कि वो अपने ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड है,
समझ रहे हैं ना? तो यानी उसको क्या करना पड़ता है, वो दुनिया के कई अलग अलग देशों से, आप देखते होंगे इंडिया का अमेरिका के साथ रिश्ता, इंडिया का पाकिस्तान के साथ रिश्ता, इंडिया का चाइना के साथ रिश्ता, समझ रहे हैं ना? तो यानी यहां पे ये देखेंगे, देश आजाद हुआ है ना, तो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में देश आजाद हुआ था ना, उस समय दुनिया में वर्ल्ड कोल्ड वॉर चल रहा था, है ना, 47 में कोल्ड वॉर चल रहा था। समझ रहे? इसमें पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है कोल्ड वॉर के बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस में, है ना। तो आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर के टाइम में जब पूरा वर्ल्ड, है ना, दो गुटों में बट गया था, दो ब्लॉक में बट गया था, उस समय इंडिया का स्टैंड क्या था, है ना। जब उस समय दुनिया जो है ना, एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ अमेरिका, ये दो गुट में पूरा दुनिया बटा हुआ है, तो आप ये देखेंगे उस समय भारत ने क्या चूज किया, मुझे किसके साथ जाना है, किसी के साथ जाना है या किसी के साथ नहीं जाना है। तो इंडिया किसी के साथ नहीं गया, और इंडिया ने एक पॉलिसी है, इंडिया ने एक तीसरा ब्लॉक का पार्ट बना, जिसको नाम कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मतलब जो दो में से किसी का अलाइंड, जो दो में से किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसको नॉन अलाइंड कहा गया। समझ रहे? ये हम लोग पढ़ेंगे, नाम के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का पाकिस्तान के साथ रिश्ते पढ़ेंगे, उसमें कई सारे अलग अलग वार के बारे में पढ़ेंगे, चाइना के साथ रिश्ते पढ़ेंगे। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में। अब देखो चैप्टर 5 में क्या दिया हुआ है, चैलेंजेस टू एंड रीएस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, है ना। अब सोचो, देश के आजादी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना, मोस्ट ऑफ द लीडर्स, है ना, और देश की ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी ना, वो उस पार्टी से जुड़ी हुई थी, और है ना। तो आप देखेंगे आगे इसको बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिला कांग्रेस पार्टी को, कि देश में लंबे समय तक उसका क्या रहा, डोमिनेंस रहा, वन पार्टी डोमिनेंस। पार्टी तो बहुत सारी थी, लेकिन डोमिनेंस एक पार्टी का रहा। समझ रहे बातों को? तो आप यहां पे देखेंगे कि क्या कभी कांग्रेस पार्टी के सामने भी चैलेंजेस आएंगे, पार्टी में भी चैलेंजेस आएंगे, है ना, और फिर वो चैलेंजेस का रीएस्टोरेशन हो जाएंगे। मतलब पहले जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं ना, आपके लाइफ में कोई आया, आपका लाइफ अच्छा चल रहा हो, है ना, किसी ने आपके लाइफ में जोरदार झटका दिया, है ना, आप पूरा जो है ना डिप्रेशन में चले गए, टूट गए, बिखर गए, और फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे आप अपने आप को बेहतर बना लिए। तो वो जो आया, डेट वाज द चैलेंजेस, है ना, और जब आप फिर से ठीक हो गए, तो डेट वाज द रीस्टोरेशन, है ना। तो ये किसके साथ होगा, कांग्रेस पार्टी के साथ होगा। तो आप देखेंगे 1966 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनती हैं, समझ रहे हैं, और इंदिरा जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देखेंगे 1967 में इलेक्शन हुआ, है ना, और उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर आगे चल के कुछ ही सालों के बाद कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई, टूट गई, इंदिरा जी को जल्दी से इलेक्शन करवाना पड़ा, है ना, और फिर जब 1971 में इलेक्शन हुआ, तो फिर से कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक सीटें आ गई, है ना, यानी वो जहां थी वहां पे पहुंच गई। तो यानी कांग्रेस पार्टी को भी चैलेंजेस आया, और फिर बाद में उसका रिस्टोरेशन हुआ। तो ये क्या चैलेंजेस थे, कैसे रिस्टोरेशन हुआ, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 5 में देखिए, एंड चैप्टर 6 में देखिए, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इमरजेंसी के बारे में सुनते होंगे ना, कभी कभी आप अपने पापा से पूछेंगे, आप अपने दादाजी से पूछेंगे ना, तो आपको आपातकाल के बारे में बताएंगे। उनसे जाकर कभी पूछेगा, अजी ये दादाजी आपातकाल क्या हुआ करता था, समझ रहे हैं ना बातों को, इमरजेंसी क्या हुआ करता था। या आज भी जब आप न्यूज चैनल में देखेंगे, है ना, या मान लीजिए जब देश के अंदर में कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो आप देखेंगे जो कांग्रेस के जो अपोजिशन वाले, कांग्रेस के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो कई बार वो क्या होता है, उनको है ना, उनको एलिगेशन उनके ऊपर लगाते हैं कि भैया आपने देश में इमरजेंसी लगाया था 1975 में, ठीक है कि नहीं। तो वो पूरा का पूरा इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया था 25 जून 1975 को, इंदिरा जी ने क्या किया था, इमरजेंसी लगाया था। तो हम लोग यहां पे यही पूरा देखेंगे, इमरजेंसी का बैकग्राउंड क्या था, क्या कारण था कि इमरजेंसी लगाया गया, तो उसका बैकग्राउंड देखेंगे। दूसरा, इमरजेंसी के टाइम में क्या हुआ था, समझ रहे हैं, और फिर इमरजेंसी के बाद क्या हुआ। ये पूरा का पूरा इमरजेंसी वाला चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे चैप्टर 6 में। आगे देखिए चैप्टर 7 में क्या है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, ठीक है ना। यहां पे देखेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ है ना इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नॉन इन्वायर और बाकी मूवमेंट के बारे में। जैसे यहाँ पे आप चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो जंगल कटाई से जुड़ा हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं बातों को। एंटी एक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में इंडिया में पढ़ेंगे, जो अलग अलग रीजन में एक किसी पर्टिकुलर चीजों को लेके हुआ था, समझ रहे हैं ना। तो वो सारा मूवमेंट यहाँ पे है। अब देखो ये बड़ा चीजें है, रीजनल एस्पिरेशन। इसमें क्या होता है ना, इसको इस तरीके से समझो, जैसे देखो भाई, हर इंसान का, है ना, जैसे अगर आपसे अगर आप बिहार में रह रहे हो, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है ना, कोई बंगाल में रह रहा है, तो उसको कहेंगे तो वो कहेगा, गर्व से कह सकता है कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं।
लेकिन भारतीयों के साथ साथ उसकी अपनी एक रीजनल आइडेंटिटी भी है। समझ रहे हैं ना? तो अगर आप देखोगे, बंगाल के लोग भारतीय होने पे गर्व करेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं बंगाली भी हूं, यानी मेरा एक रीजनल आइडेंटिटी भी है। और हमारे भाषा का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारे कल्चर का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं? साउथ में जाओगे, अब तमिलनाडु के लोग कहेंगे मैं इंडियन हूं, बट हमारे लैंग्वेज का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारे कल्चर का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। गुजरात में जाएंगे तो वो भी पूरे प्राउड के साथ कहेंगे, काफी इनका प्राइड है उनके पास कि भैया मैं तो भारतीय हूं, हमने ही मोदी, है ना, मैं भारतीय हूं, देखो देश को हमने मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री दिया, है ना। या मान लीजिए यूपी में जाएंगे तो उन्होंने भी कई सारे प्रधानमंत्री दिया, लेकिन हर किसी की रीजन, क्योंकि आप देखोगे अलग अलग रीजन का कल्चर, लैंग्वेज, है ना, बहुत सारे डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा यहां पे यही देखना है, ठीक है कि नहीं? रीजनल एस्पिरेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि नहीं? आप देखेंगे यहाँ पे असम, यहाँ पे आप पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? आप सुने होंगे कि पंजाब के अंदर में कभी मूवमेंट हुआ था, खालिस्तानी मूवमेंट, जहां पे एक डिमांड किया गया था कि पंजाब को एक नया देश बनाओ। समझ रहे हैं? जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हुआ, जब एक बार देश बनाने के, है ना, कई बार देश बनाने की बातें हुई, तो पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, असम के बारे में पढ़ेंगे, मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे। और ये सब चीजें मैं आपको अच्छे, जैसे अभी आप देखते होगे मणिपुर में ही चल रहा है, तो क्या डिमांड है, मणिपुर में वायलेंस अगर हुआ तो उसके पीछे कारण क्या होगा? समझ रहे हैं बातों को? तो यहां पे हम लोग, ठीक है, मैंने बोला ना कि देश मेरा है, ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी रीजनल एस्पिरेशन ऐसा हो जाता है ना। रीजनल एस्पिरेशन गलत चीज नहीं है, अगर आप बोलोगे मेरे भाषा का रिस्पेक्ट करो तो अच्छी बात है ना, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि मैं तुम्हारे डिमांड को फुलफिल करूंगा, है ना, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में होना चाहिए, है ना, वो संवैधानिक दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये रीजनल एस्पिरेशन के बारे में इन सारे चैप्टर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में देखिए चैप्टर 9 में रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, यहां 9 है, उसके बगल में 0 लगा दोगे तो 90s हो जाएगा। तो देखेंगे 1990s से देश में कुछ बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, और वो क्या होगा? जब देखेंगे 1990s के आसपास में राजीव गांधी का डेथ हुआ, 1990s से कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया, 1990s में देश में एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, समझ रहे हैं, जिसको आप एलपीजी बोलते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और जब आप ये नाम बोलते हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, जिनका डेथ हो गया, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, हम उनको याद करते हैं। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, कि 1990s में देश के सामने क्या क्या हुआ, कौन से ऐसे चेंजेस हुए, और वो सारे चेंजेस ने देश की राजनीति को कैसे बदल दिया, कैसे कांग्रेस पार्टी जो कभी सिंगल डोमिनेंस हुआ करता था, आगे चल के कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल हुआ और देश में कॉलिशन गवर्नमेंट बनी, मतलब किसी एक पार्टी को अब मेजोरिटी नहीं रहेगा कि वो अकेले सरकार चलाए, अब कई पार्टी मिलकर सरकार चलाएगी। तो यानी कहते हैं एरा ऑफ कॉलिशन भी स्टार्ट होता है ना, राजीव गांधी का डेथ होता है, एलपीजी की शुरुआत होती है, ये सारी चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, है ना, यानी इन 9 चैप्टर्स में। समझ रहे बातों को? जो हमारा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी इंडियन पॉलिटिक्स में, समझ रहे? चलिए अब जो हमारा यहाँ पे दूसरा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है कि नहीं? अब देखो ये कंप्लीटली वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो यहाँ पे मेनली हमको किसके बारे में जानना है? वर्ल्ड पॉलिटी के बारे में जानना है, विश्व के राजनीति को समझना है, और बड़ा शानदार तरीके से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या कंटेंट रहेगा। कोल्ड वॉर 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, और 45 से 1990 तक, 1945 से 1990 तक दुनिया में कोल्ड वॉर चला, जब दुनिया दो गुट में बट गई, है ना, एक गुट का लीडर अमेरिका और दूसरे गुट का लीडर यूएसएसआर, एक कंट्री था, है ना, जिसका नाम था सोवियत यूनियन, यानी दुनिया दो पावरफुल कंट्री के बीच में डिवाइड हो गई, समझ रहे हैं ना। तो उसको क्या बोला गया? कोल्ड, उस पीरियड को कोल्ड वॉर एरा कहा जाता है। बाकी डिटेल में, है ना, आपको चैप्टर्स में बताएं। कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो पावरफुल कंट्री के बीच में टेंशन तो है, लड़ाई की संभावना भी लग रही है, दोनों एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन लड़ नहीं रहे हैं, है ना, यानी सब चीजें हुआ, बट रियल में सामने से कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। समझ रहे बातों को? इसलिए इसको क्या बोला गया? कोल्ड वॉर बोला गया। समझ रहे बातों को? अब देखो, यानी दुनिया बाइपोलर हो गई थी, दुनिया दो गुटों में बट गई। दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, अब देखो ये समझे हुए रहोगे तो दूसरा वाला चैप्टर क्या करेगा? द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। और दूसरे चैप्टर में जाओगे तो 1991 में जो एक पावर था यूएसएसआर, वो खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गया। समझ रहे ना? तो यहां पे हम लोग उसी चीजों को देखेंगे, ठीक है कि नहीं, कि यहां पे, तो वहां पे हम लोग उस चीजों को ही देखेंगे कि कैसे 1991 में, है ना, यानी वो बर्बाद हुआ, यूएसएसआर क्या था, है ना, वो
उसका डिसइंटीग्रेशन, जो यूएसएसआर बर्बाद हुआ, उसका कारण क्या था, है ना, फिर उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, ये सारा चीजें हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा देखो, अब एक बात देखो, कितना देखो रिलेटेड चैप्टर है ना, चीजें को एक साथ सीक्वेंस में लेके बढ़ाया। यहाँ कोल्ड वॉर पढ़े, जब दुनिया बाईपोलर है, यहां पढ़े बायपोलरिटी खत्म हो गया, यहां पढ़ेंगे अब जब बायपोलरिटी खत्म हो गया तो दुनिया में एक पावर रहा 1991 के बाद, और वो था अमेरिका। इसलिए आप देखेंगे तीसरा चैप्टर में लिखा हुआ यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हेगेमनी का मतलब अमेरिका का डोमिनेंस। हर तरीके से आज देखते हो अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया में एक नाम करके रखता है, ठीक है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आज अमेरिका, है ना, चाहे वो आप इकोनॉमी में देखिए, दुनिया का कोई कंट्री पावरफुल है तो क्यों है, वो हम उसकी इकोनॉमी, वो हम उसके मिलिट्री, वो उसका हम कल्चर, कई सारे एस्पेक्ट है ना, जिससे उसका डोमिनेंस दिखता है। तो यहाँ दो यहाँ पे एक गया तो अमेरिका का डोमिनेंस आ गया। तो आप देखेंगे, आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे अमेरिका दुनिया का पावरफुल कंट्री है, समझ रहे हैं। चौथा देखिए, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अब दुनिया में एक बाबा हो गया अमेरिका, तो अब भैया दुनिया में क्या कोई ऐसा दूसरा पावर है जो अमेरिका को, है ना, चैलेंज कर सकता है ना, या जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के कंट्री को सपोर्ट कर सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, मतलब एक पावर तो दुनिया का अमेरिका है, उसके अलावा दुनिया में आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट, है ना, अल्टरनेटिव सेंटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक का नाम होगा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन कंट्री का एक ग्रुप है, कोई एक कंट्री नहीं है, यूरोपियन कंट्री का एक ग्रुप है। और एक पढ़ेंगे एशिया के अंदर में आसियान, जो जिसका नाम ही है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, है ना, जैसे आप थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम, ये सब सुने होंगे ना, ये सब कंट्री का ग्रुप है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे और एक चाइना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को डर है तो उसी से है, समझ रहे हैं ना। अब पांचवा देखिए, यहाँ साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। और साउथ एशिया का मतलब इंडिया और इंडिया के आसपास में जो देश हैं, आप मालदीव का नाम सुनोगे, पाकिस्तान का नाम सुनोगे, भूटान का नाम सुनोगे, इन सब का कंप्लीट, है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि भूटान में कभी राजा का शासन था, आगे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना। दूसरा, पाकिस्तान में आजाद हुआ, कभी डेमोक्रेसी था, कभी डिक्टेटरशिप आ गया, कभी मिलिट्री डिक्टेटर आ गया, फिर डेमोक्रेसी आया, फिर मिलिट्री डिक्टेटर आया, बांग्लादेश। तो इन सब के पॉलिटिकल सिचुएशन को देखेंगे कि कैसे यहाँ पे बार बार पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, है ना। तो ये हमारा साउथ एशिया वाला हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना, यहाँ पे मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे मेनली हम लोग देखेंगे, जैसे देखो आप गांव में जाओगे ना, तो देखना गांव, देखो तुम्हारे घर में घरों को चलाने के लिए घर का एक बॉस होता है, गांव में जाओगे गांव को चलाने के लिए एक मुखिया होता है, राज्य को चलाने के लिए राज्य की सरकार होती है, देश को चलाने के लिए देश की सरकार होती है। तो दुनिया में तो कई कंट्री हैं, तो दुनिया को चलाने के लिए भी तो कोई सरकार होनी चाहिए, है ना। तो उस सरकार को हम लोग यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, अगर आप आसान भाषा में समझेंगे तो, समझ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, दुनिया के अंदर में सिक्योरिटी, दुनिया के अलग अलग कंट्री के बीच में कॉपरेशन को मेंटेन करना, समझ रहे हैं। तो यहाँ मेनली हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई यूनाइटेड नेशन कैसे बना, उसका रोल क्या है, आज उसमें क्या चेंजेस चाहिए, भारत का यूनाइटेड नेशन में क्या रोल है, वो सारा चीजें। अगला देखिए, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यहाँ पे दुनिया में दो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशनल, एक नॉन ट्रेडिशनल, है ना। ट्रेडिशनल का मतलब देश का सुरक्षा से जुड़ा हुआ, जैसे आपके देश के अंदर और देश के बाहर कुछ सुरक्षा होता है ना, उससे जुड़ा हुआ। और नॉन ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, नॉन ट्रेडिशनल का मतलब होता है जिससे पूरा दुनिया सफर कर रहा है, जैसे टेररिज्म हो गया, समझ रहे हैं, पोवर्टी हो गया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया, समझ रहे हैं, ये सारा चीजें। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये तो कॉमन चीजें हैं। और उसके लास्ट में एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ग्लोबलाइजेशन, है ना। हिंदुस्तान में बैठे हुए हो आप, है ना, अपने घर में बैठे रहते हो, पूरी दुनिया के बारे में जान जाते हो, एक मॉल में जाते हो, पूरी दुनिया के कई अलग अलग कंट्री का ब्रांड खरीद के आ जाते हो, है ना। तो इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, किसी एक कंट्री का पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हो जाना, इंटीग्रेटेड हो जाना, यही क्या है, ग्लोबलाइजेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारा आपको सिलेबस के बारे में आपको समझा दिया, बड़ा शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए
उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, हमारा जो बैच होगा हम सफ़र बैच है। हम सफ़र बैच इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए बड़ा शानदार बैच होगा जहाँ 1 साल का जो सफ़र होगा उसमें मैं, पूरी टीम, आपका एजुकेशन बाबा बहुत सपोर्ट करेगा आपको अच्छा पढ़ाई देने में, आपको अच्छा नोट्स देने में, आपके डाउट क्लियरेंस में, आपको बोर्ड तक, है ना, और आपके जो भी गोल्स हैं वहाँ तक पहुँचाने में बड़ा रोल प्ले करेगा। आप भी साथ बढ़ेंगे, आपके पूरे सफ़र में हम लोग भी साथ रहेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए ये सब हमारे टॉपर्स हो गए एजुकेशन बाबा के, ठीक है, ये टॉपर्स हो गए। उसके अलावा आप देखिए एजुकेशन बाबा ऐप के बारे में, अगर आपको एजुकेशन बाबा, है ना, आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाएंगे, वहां से एजुकेशन बाबा ऐप को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, है ना। वहां से डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा, वहां से आप फोन लॉग इन कर लेंगे। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को इंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपके पास ये प्रोफाइल आएगा, इस प्रोफाइल को फिलअप कर लेंगे, समझ रहे हैं। और उसके बाद आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी चूज करना है, आर्ट्स चूज करना है तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में चूज कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। और ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से खरीदना है तो बाई नाउ पे जाके आप खरीद लेंगे। और लास्ट में आप देखिए, है ना, और फिर ये आपका एजुकेशन बाबा है, एजुकेशन बाबा ऐप हो गया। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको अगर कोई डाउट्स रहे, है ना, कोई भी क्वेरीज रहेगा, आप देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इस पे फोन कर लेंगे, है ना, और आसानी से अपने सारे क्वेरीज को, कोर्स से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क करें, वही 2 नंबर है, ठीक है। तो ये हम लोग का सिलेबस था। चलिए अब नए जर्नी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अब नए जर्नी की शुरुआत शानदार तरीके से करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।